माय ग्रेट स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर किया है वो किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है कि जो चार्जेज स्टेशनरी हैं एक जगह पर, चार्जेज में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें ये स्टडी करेंगे कि चार्जेज मूव करते हैं। अब चार्जेज कैसे मूव करते हैं, करंट क्या होता है, थोड़ा इसको देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मीनिंग क्या है? करंट का मीनिंग है धारा। धारा मीन्स कुछ भी हो सकती है, कोई भी धारा हो सकती है। वाटर की धारा, जल धारा, दूध की धारा, कोई भी चीज़ बहना शुरू हो जाए। तो जैसे ये कोई तालाब है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो पानी कैसा है? अपनी जगह पे है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको धारा नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को एक पाइप से कनेक्ट कर दें, कुछ वाटर इधर आने लगे और कुछ वाटर इधर आने लगे, तो क्या होगा? ये एक स्ट्रीम बन जाएगी, वाटर स्ट्रीम बन जाए, यानी वाटर बहना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या है कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या हो सकता है? एल्युमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर क्या है? एटम्स हैं। कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके अंदर एटम्स होना नेचुरल है। उसमें एटम्स होना नेचुरल है। और एटम के अराउंड क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे, तो इसमें कोई भी फ्लो नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कोई सेल लगा दिया मैंने, सेल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम बन गई, एक इलेक्ट्रॉन्स की धारा बन गई, इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे। अब क्या हो गया? करंट। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में हम कोई भी आयरन का पीस ले लें, मेटल है, ये वॉच एक मेटल है, ले लिया, ये हमें करंट नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे। तो हम हाथ में पहन रहे हैं, कोई करंट आ रहा है? मेटल तो है। लेकिन इसी को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, एक इस एंड से और एक इस एंड से, तो इसमें क्या आ जाएगा? करंट। फिर हम छुएंगे तो क्या लगेगा हमें? इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने सुना होगा कि आपको किसी आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो करंट लग गया, वो घायल हो गया। ये बातें बहुत सुनी होंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। कोशिकाएं हैं बॉडी में, बायोलॉजिकल सेल्स हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इससे पास करेंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन सेल से भी छोटा है। कि सेल क्या होता है? सेल इज मेड ऑफ एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सबसे बना हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन इसको पास करेगा तो सेल को टीयर करेगा, फाड़ेगा, तो आपके सेल्स डेड होने शुरू हो जाएंगे। कहीं करंट लग गया, किसी का हाथ बेकार हो गया, किसी की डेथ हो गई, ठीक है ना? तो जब भी किसी को करंट लगता है तो क्या उपाय है? करंट लगने का मतलब है कि आपकी उस सेल्स को डेड कर दिया। सबसे पहले उस बंदे को जहाँ से करंट लगा वहाँ से हटा लो। हटाने के बाद उसकी पिटाई करो, थपथपाओ, ताकि उसकी जिन जिन सेल्स सूख गई हैं उनमें ब्लड चला जाए। अगर आपकी 50% सेल्स डैमेज हो गई हैं, 50 बची हैं, तो जीने के चांसेस 50-50 हैं। अगर 1% भी आपने बढ़ा लिया तो इमीडिएट उसकी डेथ से आप उसे बचा पाएंगे। तो हमेशा उसको पीठ थपथपाते हैं और जिस सोर्स से झटका लगा उस सोर्स से उसे अलग कर देते हैं, तो काफ़ी लाइफ के चांसेस होते हैं। और ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि वो सेल्स दोबारा रिपेयर होना शुरू हो जाएं।
खैर, तो समझ गए होंगे कि जब भी कहीं किसी भी कंडक्टर में कोई बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे तो ये बोलेंगे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक। अब इसमें करंट है, यानी अब इसमें धारा है, इसमें कुछ बह रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज rate of flow of चार्ज। यानी चार्ज का जो बहना है उसे क्या बोलें, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू आई डी टी। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम पर सेकंड और एम्पियर। आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कनेक्शन वगैरह पर देखेंगे जहाँ मीटर लगा होता है तो आपको क्या लिखा मिलेगा वहाँ पे, एम्पियर। एम्पियर शो करता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 20 एम्पियर, कितना भी करंट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है कि जैसे कोई सेल बैटरी लगी हुई है, प्लस और माइनस। तो करंट को हमेशा क्या माना जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे फ्लो करेंगे और करंट को उल्टा माना जाएगा। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज ऑलवेज एज्यूम्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसका अपोजिट माना जाए। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हमेशा अपोजिट माना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं आगे। करंट डेंसिटी।
J इक्वल टू होता है I बाई ए, I अपॉन ए. It is defined as current per unit क्रॉस सेक्शनल एरिया. यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एम्पियर. करंट का यूनिट एम्पियर है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो जैसे ये कंडक्टर है कोई, और ये इसका क्या एरिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये रेड से जो दिखाया हुआ है. तो यहाँ से अगर आई करंट जा रहा है तो यहाँ पर भी आपका आई करंट आएगा. तो आई अपॉन एरिया ये होता है आपका अब इसको मैं रब कर रहा हूँ. इसके बाद आता है आपका एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन. एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ, शायद ये ऊंचा हो जाएगा, ज़्यादा नीचे लिखता हूँ. एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब जैसे ये कोई मेटल है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्लो कर रहे हैं. लेकिन मैंने बताया था कि जैसे आपको ये वॉच को हम टच करते हैं तो हमें कोई करंट नहीं लगता. कारण क्या है कि इनकी नेट वेलोसिटी क्या है? 0. अगर हम सब स्पीड का सम करें, इनिशियल स्पीड सपोज है कि u2 है प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un बाई n करें तो क्या आ जाएगा? 0. एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? सारे इलेक्ट्रॉन्स की तो मिला के जो टोटल स्पीड है वो कितनी आ रही है? 0. इससे क्या शो हो रहा है कि कोई भी मेटेलिक बॉडी है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो सबकी वेलोसिटी एक दूसरे से कैंसिल हो रही है. मतलब एक उधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, नेट 0. दैट्स वाई यू आर नॉट फीलिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक वाइल यू आर टचिंग ए मेटेलिक बॉडी. अब किसी मेटल की बॉडी को टच करते हैं तो आपको कोई करंट नहीं लगता. लेकिन अगर यही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें तो क्या बन जाएगा? करंट.
तो ये इलेक्ट्रॉन सारे एक डायरेक्शन में चलना लग जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब एक फार्मूला होता है V = U + AT। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी v1 = u1 + a τ1, ऐसे v2 = u2 + a τ2, ऐसे v3 = u3 + a τ3 अप टू bn कितना हो जाएगा, un + a τn। इन सारे इक्वेशन का सम अप कर दो, तो v1 + v2 + अप टू vn, n से डिवाइड कर दो, u1 + u2 + अप टू un/n प्लस a τ1 + τ2 + τ3 अप टू τn अपॉन n। इनको ऐड कर दिया। यहाँ तक आप नोट कर लो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। देखो इसी इक्वेशन को उठाते हैं, तो ये हो गई एवरेज वेलोसिटी, हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी u1 + u2 + u3/un क्या था, 0, प्लस ये एक्सेलरेशन, और ये हो गया एवरेज टाइम टाउ। और आप देखें F = क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और F = क्या होता है, QE, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, EE/m। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं हम इसको यूज़ कर लेंगे, VD, एक ही जगह ये वैल्यू डाल दी, EE/ एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी इनटू टाउ। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको हम, इस स्पीड को हमने, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम क्यों दिया, इलेक्ट्रॉन कोई फिश नहीं है, मछली नहीं है कि इधर से एंटर करेगा और बाहर निकल जाएगा, बल्कि प्रोसेस क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, प्रोसेस ये होगा कि जैसे हम ये रख लेता हूँ मैं कोई, और ये एटम है, एटम है, एटम है, एटम है, हर एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का समझते हो, जो न्यूक्लियस से कम फोर्स से बंधा हुआ है, आज़ाद है। तो बाहर से करंट भेजेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको हिट करेगा,
ये इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा और एक इसमें से बाहर निकल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन आगे वाले एटम से हिट करेगा, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, फिर उसके आगे वाले को हिट करेगा, उसके खुद बैठ जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ड्रिफ्ट माने धकेलने वाली वेलोसिटी, डायरेक्ट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एंटर किया एकदम यहाँ से निकल गया, ऐसे नहीं, बल्कि ये इसको ऐसे करेगा, फिर समझ गए ना आप। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से आते हैं और अंदर वाले एटम्स को हिट करते हैं और अपनी उन इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से भगा देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कह सकते हो it is the velocity under which electrons get drifted from negative terminal to पॉजिटिव टर्मिनल। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था कि जैसे बैटरी है तो करंट जाएगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसका उल्टा। करंट ऐसे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे। तो जिस स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के पास आता है उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो माय ग्रेट स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक जो टाइम लगा, दो टक्करों के बीच में जो टाइम लगा उसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। इट इज time elapsed, it is time elapsed between two successive collisions। यानी दो टक्करों के बीच में जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे हम? रिलैक्सेशन टाइम। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलते हैं फ्री मीन पाथ। दो टक्करों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे बोलते हैं फ्री मीन पाथ। तो इट इज द डिस्टेंस कवर्ड between two successive collisions। दो टक्करों के बीच में जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। और जो डिस्टेंस कवर होगा बोलेंगे सक्सेसिव कॉलिजन्स। के बीच में जो डिस्टेंस कवर होता है उसे फ्री मीन पाथ बोलते हैं। एक मिनट में आप इसको नोट कर लीजिए।
कुछ नहीं। चलो अब आता है आपका एक डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये एरिया है ए, इसका लेंथ कितना है एल। और ये करंट फ्लो कर रहा होगा, इसमें ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है। तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर charge at each electron E, number of electrons per यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है एन, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये एरिया कितना है ए। जैसे ये कंडक्टर है, इसका ये वाला एरिया जो है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है एल। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। और यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है एम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा NaL, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में n है तो AL वॉल्यूम में NaL। चार्ज एट कंडक्टर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Ne होता है तो NeAL। ये चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने इलेक्ट्रॉन स्पीड से, BD, तो BD स्पीड से L डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन टू कवर डिस्टेंस L। L डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ से आगे चलते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई
क्यू बाई टी। क्यू कितना है NEAL और टाइम कितना है L/VD। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा NEAVD। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है, इम्पोर्टेंट है, करिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसमें गर्म पानी रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। खाली टर्म आपको पता होना चाहिए, म्यू इक्वल टू VD बाई E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी या स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने ड्राइव किया था BD इक्वल टू A टाउ, F इक्वल टू कितना होता है MA, एक्सीलरेशन इक्वल टू F बाई M। F कितना है EE, QE होता है बाई M। तो म्यू इक्वल टू क्या हो सकता है VD की जगह EE बाई M इंटू टो अपॉन E से E गया, तो म्यू इक्वल टू E टाउ अपॉन M।
अब मेन टॉपिक है ओम्स लॉ। आपने 10th में भी किया होगा, 9th 10th में। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? जैसे किसी पाइप से पानी वाटर फ्लो कर रहा है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर भी ज़्यादा फ्लो करेगा। प्रेशर ज़्यादा है तो वाटर भी और तेज़ प्रेशर होगा, और ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, और तेज़ प्रेशर होगा तो और ज़्यादा वाटर डिस्चार्जेज यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही यहाँ वाटर डिस्चार्जेज ज़्यादा होंगे। तो ऐसे करंट में होता है, या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो कभी कभी देखा होगा कि करंट, इलेक्ट्रिक सप्लाई से करंट घर की सारी डिवाइसेस फूक जाती हैं। तो ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो डिवाइसेस बर्दाश्त नहीं कर पाई, करंट बहुत ज़्यादा हो गया। रिजल्ट क्या हुआ है? आपकी सारी डिवाइसेस ख़त्म हो गई। तो ये बताता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इट स्टेट्स across the ends of conductor is directly proportional to the करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन कंडीशन है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंडक्टर पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो व्हेन फिजिकल कंडीशंस रिमेंस, व्हेन फिजिकल कंडीशंस remains constant, it states across the ends of conductor voltage is directly per conductor, लिखा ही नहीं मैंने, voltage is directly proportional to, voltage is directly proportional to the current when physical conditions remains constant। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का सीधा सा मतलब हिंदी में मीनिंग समझे, रुकावट, रोकना, किसी चलती हुई चीज़ को रोकना। जैसे हम गए एक जगह, बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और हम बाइक को ऐसे ऐसे चला रहे हैं, तो हमें क्या फेस करना पड़ रहा है? ट्रैफिक फेस करना पड़ा। दैट ट्रैफिक इज रेजिस्टेंस, रुकावट। तो करंट के फ्लो करने में जो चीज़ें रुकावट डालती है, जो प्रॉपर्टी, उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज द opposition offered, it is the opposition offered by a conductor in the flow of current, कि करंट के फ्लो में वो कितना रुकावट डाल रहे हैं। यूनिट इसका होता है ओम, या ऐसे नोट करते हैं ओम। ऐसे ही इसकी टर्म होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, करंट फ्लो करने को रोक रहा है, तो कंडक्टेंस उसका हेल्प करेगा।
जैसे कोई मटेरियल है सिल्वर, अब सिल्वर में क्या होगा, चांदी है, सिल्वर में कंडक्टेंस हाई है, सिल्वर में कंडक्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस लो है। और वही हम टंगस्टन ले लें, एक मेटल है, टंगस्टन में रेजिस्टेंस हाई है, कंडक्टेंस लो है। तो कंडक्टेंस क्या हो गया, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, it is the reciprocal of resistance. Its unit is ohm inverse. इसको G से नोट करते हैं, G इक्वल टू कितना हो गया, 1/R। इसको R से नोट करते हैं, रेजिस्टेंस, ये नोट कर लीजिए। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है, कंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो हेल्प करती है। 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में कितना है, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, करंट कितना जाएगा I। ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, करंट तीनों में कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि रास्ता क्या है, एक ही रास्ते से जाना है तो करंट अलग हो ही नहीं सकता। अब पहले करंट आएगा, इस रेजिस्टेंस से मुकाबला करेगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे V1, फिर करंट इस रेजिस्टेंस से पास करेगा, इससे इसकी लड़ाई होगी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V2, फिर इससे इसकी कुछ लड़ाई होगी तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे खर्च हो जाएगा V3, और सपोज टोटल वोल्टेज कितना है V। तो लेट अस कंसीडर
resistance R1, R2 and R3. R1, R2 and R3 are connected in series में कनेक्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप across resistance R1 इक्वल टू V1। R1 पर कितना ड्रॉप हो रहा है? V1। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 पर कितना ड्रॉप हो रहा है? V2। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 इज V3। तीनों, एक में V1, एक में V2, एक में V3। तो टोटल ड्रॉप कितना हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस जो ये सप्लाइड वोल्टेज है, ये सप्लाइड वोल्टेज तीन जगह बढ़ जाएगा, V1, V2 और V3 में। नाउ करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज। करंट कैसा रहता है सीरीज में? करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज। करंट कैसा सेम रहेगा? सेम। करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज। बी इक्वल टू क्या होता है? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो ये कितना आ जाएगा? I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस I से I, तो R इक्वल टू, ये आपने 10th क्लास में भी किया होगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस सीधा एड अप हो जाता है, जुड़ जाता है। देख लीजिए आप इसको, 1-2 मिनट का टाइम है अभी। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हैं, R1 R2 ये कोई बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। सपोज यहाँ करंट I जा रहा है, तो यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगे हुए R1 R2 R3, ये सीरीज में लगे हुए, सॉरी पैरेलल में लगे हुए। तो रास्ते पतले पतले हैं लेकिन काफ़ी सारे मल्टीपल पाथ्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं, कुछ इधर निकल जाएगा, कुछ इधर निकल जाएगा, कुछ। वहाँ पर क्या था कि सारे रास्ते कनेक्टेड थे इस तरह से, तो एक ही जगह से निकलना था, यहाँ पाथ बदल गया। तो जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो इनकी वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। तो लेट अस कंसीडर रजिस्टर्स R1 R2 and R3 are connected in parallel. तो देखिए करंट थ्रू रजिस्टर R1 इज I1। R1 से कितना करंट गया, I1। करंट थ्रू रजिस्टर R2 इज I2। करंट थ्रू रजिस्टर R3 इज I3। तो कितना हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना ही यहाँ। वोल्टेज रिमेन्स सेम इन पैरेलल। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। तो B कितना हो जाएगा आपका, इसी को आगे ले जाते हैं, तो V बाई R, यहाँ पर B कॉमन ले लीजिए, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसमें करंट अलग रहता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो कैपेसिटर्स में उल्टा होता था, सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 करते थे और पैरेलल में डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 करते थे। रेजिस्टेंस में ठीक उसका अपोजिट होता है, इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट है आपका डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, ए टाउ, एफ इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, चार्ज के टर्म में ई ई, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू ई ई बाई एम, तो वी डी इक्वल टू आ जाएगा आपका ई ई बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज बाई लेंथ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला है। और वी डी कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो वी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई बाई एन ई ए। यहाँ पर वी डी की जगह कर दीजिए आई बाई एन ई ए ई वी बाई एम एल, वी अपॉन आई इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। और बी अपॉन आई क्या होता है स्टूडेंट्स, आर, ये आ गया रेजिस्टेंस, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टू। इसे बोलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ए टाउ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू ई बाई एम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बी बाई एल डाल दिया, वैल्यूज पुट कर दी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी अपॉन आई की वैल्यू आ गई। और वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आर आ गया आपका एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ। इसको नोट कर लो। इसके बाद रजिस्टिविटी का टॉपिक है। जैसे कंडक्टर है, इसका लेंथ कितना है, L, एरिया है A, करंट फ्लो कर रहा है इसमें। तो जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये रजिस्टिविटी का टॉपिक है, रजिस्टिविटी। एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सड़क चौड़ी है तो गाड़ी चलाना आसान है, और सड़क पतली है तो कंजस्टेड है तो गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी, रेजिस्टेंस होगा। चौड़ी रोड है, ताज एक्सप्रेस हाईवे है तो और भी आराम से चलाएंगे। फर्स्ट और सेकंड को मिला दीजिए, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, रो एल बाई। रो क्या है आपका,
रजिस्टिविटी, या बोलते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी में आगे चलें, इफ लेंथ इक्वल टू 1 और एरिया इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो। यही से डेफिनेशन लिख दो, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एरिया कितना है 1, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया एंड यूनिट लेंथ, जिसकी लंबाई भी 1 हो। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यूनिट क्या होता है इसका, ओम मीटर, ओम मीटर। जैसे इसमें एक टर्म बताता हूँ आपको, जैसे कोई क्यूब हो, वन 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 वन, तो इसका एरिया भी 1 है, लंबाई भी 1 है। इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टिविटी, या इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आजकल क्या है कि आप हर चीज़ का रेजिस्टिविटी कैलकुलेटेड है, कॉपर की कितनी है, आयरन की कितनी है, गोल्ड की कितनी है, सिल्वर की कितनी है, टंगस्टन की कितनी है, ठीक है ना, एल्युमिनियम की कितनी है, कॉपर की कितनी, सबका कैलकुलेटेड रहता है पहले से ही। तो उस मेटल को हम किसी मोटर वगैरह में डिज़ाइन करने में यूज़ करेंगे, डिजाइनिंग पर्पज़ को, तो रेजिस्टेंस हमें पहले ही गिवन होगा। 1 मिनट में से नोट कर लीजिए। तो इसमें हर चीज़ में जो है डेफिनेशन दी, इट इज़ नोटेड बाई आर, इट इज़ नोटेड बाई रो, ये सब आपको और लिखना चाहिए डिनोशन के लिए। अब एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर 8 डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में निकाला था। आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए बाई एल। इसमें वैल्यू डाल दें आर की, एम एल बाई एल से एल गया, ए से गया, तो रो इक्वल टू क्या होता है, एम बाई एन ई स्क्वायर 2। एक होता है कंडक्टिविटी,
it is the reciprocal of it is denoted by सिग्मा इक्वल टू क्या था 1/, यूनिट क्या होता है इसका, उसका यूनिट ओम इनवर्स था, इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ, किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये सारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप नोट कर लीजिए।